फ्रेंड्स, आज हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है उसकी आलोचनाओं को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है उस सिद्धांत को जब हमने किया था तो इसमें हमने देखा था कि इसमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर जो है पहले निवेश किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप जानबूझ करके असंतुलन पैदा किया जाएगा और उस असंतुलन को पूरा करने के लिए दूसरे क्षेत्र के अंदर जो है दबाव बनेगा, फिर दूसरे क्षेत्र के अंदर निवेश किया जाएगा। जब दूसरे क्षेत्र में निवेश किया जाएगा तो उसके बाद दोबारा एक नया असंतुलन जो है तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार लगातार असंतुलनों के परिणाम स्वरूप एक अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ती है। तो असंतुलित विकास की नीति जो होती है बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि इसमें कम निवेश के साथ में विकास की शुरुआत की जा सकती थी। अल्पविकसित देशों के लिए उपयुक्त थी। अगर हम ऐतिहासिक तथ्य देखें तो भी इसके पक्ष में है वह सारे के सारे। तो इस प्रकार अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के अंदर भी कुछ कमियां हैं, जिन कमियों के आधार पर हम इसकी जो है क्रिटिसिज्म करेंगे। इसकी सबसे पहली जो आलोचना है कि जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है इसके अंदर असंतुलनों की तो बात की गई है, लेकिन असंतुलनों की जो अधूरी व्याख्या की गई है। यानी ये नहीं बताया गया है कि सबसे पहले जो है किस क्षेत्र के अंदर जो है असंतुलन पैदा किया जाएगा, असंतुलन पैदा करने का उपयुक्त समय कौन सा होगा, और जो असंतुलन पैदा किया जाएगा उस असंतुलन की मात्रा जो है कितनी होगी। तो इस प्रकार से असंतुलनों की जो है वो अधूरी व्याख्या के कारण ये सिद्धांत जो है वो शक की नज़र में आता है, या हम ये कहें कि ये सिद्धांत जो है उतना उपयुक्त नहीं लगता। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कितनी मात्रा में निवेश करके किस क्षेत्र में असंतुलन पैदा किया जाए, तो उससे हम जो है एक उपयुक्त असंतुलन पैदा नहीं कर सकते। और अनुपयुक्त असंतुलन जो होगा वो एक देश के आर्थिक विकास को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाने का कार्य करेगा। तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने यही कहा है कि असंतुलित विकास सिद्धांत है इसके अंदर असंतुलनों के बारे में नहीं बताया गया है। दूसरा, असंतुलित विकास की नीति जब हम अपनाते हैं तो इसमें एक क्षेत्र के अंदर निवेश किया जाता है। तो जिस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आधारभूत क्षेत्र के अंदर जो है पहले निवेश किया गया, तो जैसे ही आधारभूत क्षेत्र के अंदर निवेश किया जाएगा उसके परिणाम स्वरूप अचानक लोगों की इनकम में वृद्धि होगी। जब लोगों की इनकम में वृद्धि होगी तो वो दूसरे क्षेत्र की वस्तुओं की मांग भी करने लगेंगे, जैसे एग्रीकल्चर है या औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी मांग करने लगेंगे। लेकिन दूसरे क्षेत्र के अंदर क्योंकि अभी तक निवेश नहीं हुआ है, इसके कारण वहाँ पर जो है वस्तुओं की पूर्ति है वो सीमित है। तो मांग बढ़ गई, वस्तुओं की पूर्ति सीमित है, कम है। इसके परिणाम स्वरूप जो है कीमतों में वृद्धि होने लगती है, और जब कीमतों में वृद्धि होने लगेगी तो जो मुद्रास्फीति है वो खतरनाक स्तर पर भी पहुंच सकती है। और जब एक बार मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाती है तो उसको नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए असंतुलित विकास की नीति अपनाने से एक क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, उसके परिणाम स्वरूप आय बढ़ेगी। आय बढ़ने के कारण दूसरे क्षेत्रों की वस्तुओं की मांग बढ़ने की वजह से जो मुद्रास्फीति आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद है कि जब हम असंतुलित विकास की नीति अपनाते हैं तो उसके कारण जो केवल कुछ ही क्षेत्रों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन ये हमने देखा था पीछे कि बहुत सारे जो उद्योग होते हैं वो पूरक उद्योग होते हैं, यानी एक उद्योग का विकास जो है दूसरे उद्योग के विकास पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा उद्योग के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया। अब कपड़ा उद्योग के अंदर जब इन्वेस्टमेंट किया गया तो कपड़ा उद्योग के लिए जो पूरक उद्योग का कार्य करेगा वो कपास उद्योग करेगा, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर करेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट न करने के कारण जो कपड़ा उद्योग में निवेश किया गया था वो भी फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इस प्रकार कपड़ा उद्योग के अंदर जो निवेश किया गया था वो संसाधन जो है पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाए जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होगा। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है निवेश न करने की वजह से साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जिस क्षेत्र के अंदर निवेश किया जाता है पूरक उद्योगों के अभाव के कारण उस क्षेत्र के अंदर भी साधनों का जो है सही उपयोग नहीं हो पाता, और जिस क्षेत्र के अंदर निवेश नहीं किया जाता है उस क्षेत्र का तो साधनों का जो है उत्तम उपयोग होना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार असंतुलित विकास का सिद्धांत है ये जो है साधनों का पूर्ण उपयोग करने से रोकता है या पूर्ण उपयोग के मामले में एक बाधा बनता है।
इसके बाद है, जब असंतुलित विकास की नीति अपनाई जाती है तो हिर्शमैन ने कहा था कि इसके परिणाम स्वरूप असंतुलन पैदा होगा और उस असंतुलन के कारण जो है अनेक प्रकार की जो है बाधाएं पैदा होंगी। तो अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं के अंदर आर्थिक बाधाएं भी है, सामाजिक बाधाएं भी है, संगठनात्मक बाधाएं भी है। तो जब हम निवेश करते हैं तो निवेश करते समय भी हमें अनेक प्रकार की आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है कि देश के अंदर निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी है या नहीं है, देश के अंदर जो है वो मुद्रास्फीति की स्थिति क्या है, ब्याज दरों की स्थिति क्या है, देश के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ऋण उपलब्ध है या नहीं है। इसी प्रकार से सामाजिक बाधाएं भी होती है कि लोगों का जो है मानसिक स्तर कैसा है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर क्या है, लोग जो है आधुनिक विचारधारा के हैं या अंधविश्वासी हैं। और संगठनात्मक बाधाएं भी होती है कि एक देश के अंदर जो है बैंकिंग सेक्टर मजबूत है या नहीं, वित्त की जो पूरी उपलब्धता के लिए मुद्रा बाजार या जो पूंजी बाजार है वो संगठित है या नहीं है। तो ये सब जो बाधाएं होती है, ये असंतुलित विकास की नीति जो अपनाते हैं उस नीति के अंदर भी जो है बाधा पैदा करती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है असंतुलित विकास जो है वो रणनीति जो है लागू करना मुश्किल होता है। लेकिन असंतुलित विकास सिद्धांत का जब वर्णन किया गया, इसकी व्याख्या की गई, तो कहीं भी जो है असंतुलित विकास के मार्ग में जो ये बाधाएं आती है, इन बाधाओं की व्याख्या नहीं की गई है। आगे है, विदेशी पूंजी पर निर्भरता के कारण जो है एक देश के अंदर अनिश्चितता पैदा होती है। देखिए, कई बार ये होता है कि एक देश के अंदर हम जो मिनिमम लेवल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या केवल कुछ ही क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए कम पूंजी की ज़रूरत होती है। लेकिन कई देशों के अंदर, अविकसित देश जो है वो इतनी निम्न स्तर पर होते हैं कि उन देशों के अंदर उतनी मात्रा में भी जो है विदेशी जो है अपनी पूंजी उपलब्ध नहीं होती। तो इसके लिए उन्हें जो है दूसरे देशों से जो है पूंजी आयात करनी पड़ती है, दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ता है। लेकिन जब दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है तो क्योंकि दूसरे देश हमें जो मदद दे रहा है वो अपनी नीति के अनुसार मदद दे रहा है। जैसे ही दूसरे देश की जो नीति बदलती है, वहाँ अगर सरकार बदलती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, हो सकता है वित्तीय सहायता रुक जाए। जो ऋण की शर्तें थी, ऋण की शर्तें विपरीत हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है। जो ऋण के समझौते होते हैं वो समझौते बीच में तोड़े जा सकते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी पूंजी जो होती है, उस पूंजी के ऊपर जब एक देश निर्भर होकर के असंतुलित विकास की नीति अपनाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो निवेश है, निवेश के अंदर, और जो विकास है, विकास के अंदर जो है अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। और अनिश्चितता की स्थिति के अंदर कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आगे है कि इन्होंने ये कहा कि आप एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप असंतुलन पैदा होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्रत्येक देश जो होता है, प्रत्येक देश के अंदर पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों के अंदर असंतुलन है। एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी विकास दर अलग है, औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर है वो अलग है, संगठित क्षेत्र की अलग है, असंगठित क्षेत्र की अलग है, औद्योगिक क्षेत्र की अलग है, सार्वजनिक क्षेत्र की अलग है, निजी क्षेत्र की अलग है, घरेलू क्षेत्र की अलग है, विदेशी क्षेत्र या निर्यात क्षेत्र की अलग है। तो इस प्रकार अगर पहले से ही अर्थव्यवस्था के अंदर असंतुलन की मात्रा है और हम अगर नया असंतुलन और पैदा करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप असंतुलन ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा जो असमानता या ज़्यादा जो असंतुलन है वो एक देश के विकास के में सहायक नहीं बल्कि बाधक होगा। तो इसलिए ये कहते हैं जानबूझ करके असंतुलन पैदा कीजिए, लेकिन असंतुलन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से अर्थव्यवस्था के अंदर सभी क्षेत्रों के अंदर कम या अधिक मात्रा में असंतुलन पाया जाता है। तो इसलिए दोबारा से असंतुलन पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने ये तो बता दिया कि असंतुलन पैदा किया जाए, लेकिन असंतुलन कितनी मात्रा में पैदा किया जाए इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि जब तक हमें असंतुलन की आदर्श स्थिति के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम असंतुलित विकास के सिद्धांत से जो है वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसा कोई फार्मूला या ऐसा कोई जो है सिद्धांत के अंदर ऐसी बात नहीं बताई गई है कि किस प्रकार से जो है असंतुलन की उचित मात्रा का पता लगाया जाए कि विभिन्न क्षेत्र जो उनमें असंतुलन तो हम पैदा कर रहे हैं लेकिन वो कितनी मात्रा में पैदा किया जाए। इसके लिए कोई जो है इनके अंदर सिद्धांत या कोई फार्मूला नहीं है। तो ये भी इस सिद्धांत की जो एक बड़ी कमी है। आगे इस सिद्धांत को जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते समय एक देश के अंदर अनेक प्रकार की जो है आधारभूत आवश्यकताओं की
आधारभूत सुविधाओं की पहले से ही ज़रूरत होती है। जैसे कुछ बिजली की सुविधाओं की ज़रूरत होनी चाहिए, कुछ हद तक जो है यातायात की जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ हद तक कच्चे माल की जो पूर्ति है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो श्रमिक है प्रशिक्षित श्रमिक है प्रशिक्षित श्रमिकों की जो व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब तक एक देश के अंदर ये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तब तक एक देश के अंदर असंतुलित विकास की नीति को अपना करके भी हम जो है आर्थिक विकास नहीं कर सकते। क्योंकि इन आर्थिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं, इन आधारभूत सुविधाओं के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। अगर हम निवेश करेंगे भी तो निवेश करने के परिणाम स्वरूप आय, उत्पादन तथा रोजगार में इन सुविधाओं की कमी के कारण जो है वृद्धि नहीं होगी। तो जब तक आधारभूत सुविधाएं नहीं है, तब तक असंतुलित विकास की नीति को अपना करके भी एक देश विकास नहीं कर सकता। आगे है असंतुलित विकास के कारण जो है स्थायीकरण, जो स्थानीयकरण है, स्थानीयकरण के कारण भी नुकसान होता है। अब हम ये देखते हैं कि लोकलाइजेशन क्या होता है, स्थानीयकरण क्या होता है। जब एक ही स्थान के ऊपर जो है औद्योगिक बस्ती स्थापित हो जाती है, जब एक ही स्थान के ऊपर ज़्यादातर उद्योग लग जाते हैं, तो उसको हम जो स्थानीयकरण कहते हैं। अब जब एक ही क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उस क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जब अनेक प्रकार की सुविधाएं एक क्षेत्र में उपलब्ध होंगी तो ज़्यादातर उद्योग जो है एक ही स्थान के ऊपर जो है लगाए जाएंगे, जिसके कारण जो है स्थानीयकरण एक ही स्थान पर होगा। अब उस स्थानीयकरण के कारण क्या हानि होगी कि उस स्थान के ऊपर प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर श्रमिक जो है वहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए जो है जितनी उनकी सप्लाई है उनके मुकाबले उद्योग अधिक लग जाएंगे, तो उसके कारण उनकी मांग ज़्यादा होने के कारण उनकी कमी हो जाएगी, कच्चे माल की जो है वो कमी महसूस होने लगेगी। इसके अलावा वहाँ पर जो है भीड़ भाड़ होने के कारण जो है यातायात की बाधाएं भी पैदा होंगी और पर्यावरण का जो है वहाँ नुकसान होगा, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे उद्योग धंधे एक जगह पर लगते हैं तो उसके कारण वहाँ पर प्रदूषण अधिक होगा, तो पर्यावरण को नुकसान की संभावना भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा युद्ध के समय एक देश का जो है विकास पूरी तरह से ठप होने की संभावना होती है, क्योंकि एक ही स्थान के ऊपर उद्योग लगा रखे हैं और युद्ध के समय अगर उस स्थान को जो है विरोधी देश नष्ट कर देता है तो उस देश के सारे उद्योग धंधे जो समाप्त हो जाएंगे और उस देश का आर्थिक विकास जो पूरी तरह से बाधित होगा। इसके अलावा अगर उसी स्थान के ऊपर कोई बाढ़ है, भूकंप है, इस प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो उसका भी जो है उद्योगों को या देश को जो काफ़ी नुकसान होता है। तो इस प्रकार असंतुलित विकास जो है स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है और स्थानीयकरण के कारण जो है अनेक प्रकार के हानियां होती हैं। इस सिद्धांत के अंदर हिर्शमैन ने एक बात बोली है कि उन उद्योगों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए जिन उद्योगों का अग्रगामी और पश्चगामी जो संयोजन या जो प्रभाव है वो अधिकतम हो। लेकिन अल्पविकसित देशों के अंदर विभिन्न जो उद्योग है उन उद्योगों को लेकर के अग्रगामी और पश्चगामी प्रभाव क्या है इससे संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो जब तक एक देश के पास में अग्रगामी और पश्चगामी प्रभाव के आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि किस उद्योग का जो है अग्रगामी और पश्चगामी जो संयोजन है उसका प्रभाव अधिकतम है, उसके अंदर जो है निवेश करना फायदेमंद होगा, और किस उद्योग का जो है अग्रगामी और पश्चगामी प्रभाव है वो कम है, उसके अंदर निवेश करना नुकसानदायक होगा, तो एक बार उसमें निवेश ना कीजिए। तो जब तक हमारे पास में इन संयोजनों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हम जो है एक आदर्श निवेश करने की स्थिति के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक असंतुलित विकास जो है फायदेमंद नहीं होगा। असंतुलित विकास सिद्धांत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की अवहेलना की गई है। इस सिद्धांत के अंदर ये कहा गया है कि पहले जो है जो आधारभूत ढांचा है या जो सामाजिक ऊपरी पूंजी है उसके अंदर जो निवेश किया जाए, उसके बाद उद्योगों के अंदर निवेश किया जाए। लेकिन जब हम उद्योगों के निवेश की बात करते हैं तो उद्योगों में निवेश करना तभी फायदेमंद होगा जब उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होगा और उद्योगों की वस्तुओं के लिए मांग उपलब्ध होगी। तो जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तब तक ना तो उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है और ना ही औद्योगिक वस्तुओं के लिए जो पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है मांग उपलब्ध हो सकती है। तो कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण, औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए पर्याप्त मांग उपलब्ध न होने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो असंतुलित विकास की नीति अपनाई जाएगी वो कारगर सिद्ध नहीं होगी। जो समाजवादी देश है, समाजवादी देशों के अंदर ये सिद्धांत अच्छे प्रकार से लागू नहीं होता, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर ये कहा गया है कि जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो योजनाएं जो होती है वो आर्थिक लाभ और आर्थिक कल्याण को ध्यान में रख करके बनाई जाएगी।
यानी जिस क्षेत्र के अंदर लाभ की संभावना अधिक होगी उस क्षेत्र के अंदर अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन जो समाजवादी देश होते हैं उसके अंदर सरकारें जो होती है लाभ से प्रेरित होकर के निर्णय नहीं लेती। तो जहाँ पर समाजवादी सरकारें होती है वहाँ पर जो है असंतुलित विकास का सिद्धांत अच्छी प्रकार से लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सरकार की ये कोशिश होती है कि लगभग सभी क्षेत्रों का विकास किया जाए ताकि लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। साधनों की गतिशीलता में अंतर कि जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनमें कुछ क्षेत्रों के अंदर तो साधन ज़्यादा गतिशील होते हैं, कुछ क्षेत्रों के अंदर साधनों की गतिशीलता है वो कम होती है। जब एक क्षेत्र के अंदर निवेश किया जाता है तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र के अंदर जो है साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो साधन होते हैं, विशेष रूप से एक तो भूमि है जो वो बिल्कुल भी गतिशील नहीं है, दूसरा जो श्रम है, श्रम की जो है गतिशीलता में भी अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। इसमें जातिगत बाधाएं हैं, धार्मिक बाधाएं हैं, सांस्कृतिक बाधाएं हैं। तो ये जो बाधाएं जो होती है ये एक स्थान के अंदर जब हमने एक क्षेत्र में जब हमने निवेश कर लिया तो उस क्षेत्र के अंदर श्रमिकों को आने से रोकती है। और जब तक एक क्षेत्र के अंदर कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं होगा तब तक उस देश के उस क्षेत्र के अंदर जो निवेश करना फायदेमंद नहीं होगा। तो इस प्रकार साधनों की गतिशीलता में जो बाधाएं होती है उन बाधाओं की वजह से असंतुलित विकास की नीति अपनाने से नुकसान हो सकता है। अगर हमने सभी क्षेत्रों में निवेश किया होता तो संसाधनों को दूसरे क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं थी। जिस क्षेत्र के अंदर वो है, जिस स्थान पर वो है, वहीं पर अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के अंदर निवेश किया जाता तो उसके कारण सभी को अपनी अपनी जगह पर काम मिल जाता। लेकिन असंतुलित विकास की नीति अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति को लोकल क्षेत्र पर काम नहीं मिलने के कारण अनेक प्रकार की जो है गतिशीलता में बाधा की वजह से रोजगार नहीं मिलेगा और दूसरा उस क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा के अंदर श्रमिक या अन्य संसाधन है वो नहीं मिलेंगे, जिससे एक देश का विकास है वो बाधित होगा। अल्पविकसित देशों के लिए ये रणनीति जो है वो उपयुक्त नहीं है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जो अल्पविकसित देश जो होते हैं उन अल्पविकसित देशों के अंदर पहले लोगों को जो है अनाज की आवश्यकता होती है, या लोग जो होते हैं उन लोगों को जो है वो जो उपभोक्ता वस्तुएं होती है उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो अगर उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं तो उसके लिए जो है औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करना पड़ेगा। अगर हम असंतुलित विकास की नीति अपनाते हैं, असंतुलित विकास की नीति अपनाने से अगर हम औद्योगिक जो सेक्टर उसमें निवेश कर देते हैं ताकि वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन आधारभूत ढांचे का विकास न होने की वजह से औद्योगिक क्षेत्र भी कामयाब नहीं होगा। तो ऐसे में अगर दोनों क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा तो उससे एक तरफ तो जो मांग में वृद्धि होगी, दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र को जो है आधारभूत ढांचा भी उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए वहाँ निवेश करना जो है उपयुक्त रहेगा। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।